नमस्ते बच्चों। सभी कैसे हो? तो हम लोग पिछली क्लास में तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, है ना? क्या बताया था मैंने आपको कि विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक करते हैं। और हमने पढ़ा है कि जो तंत्रिका ऊतक है वो तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित है ना? तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित होती है। अब बेटा, वो न्यूरॉन है ना? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि क्या क्या भाग होते हैं न्यूरॉन में। जैसे कि तंत्रिका काय होती है। तंत्रिका काय से वो विभिन्न प्रकार के जो धागे जैसे संरचनाएं निकलती है उन्हें हम डेंड्रॉन कहते हैं, है ना? और तंत्रिका काय का एक प्रवर्त जो होता है वो मोटा लंबा व उसकी छोर कैसी होती है? शाखान्वित होती है। और उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। और तंत्रिका काय में हमने पढ़ा था कि एक स्पष्ट केंद्रक भी होता है। अब बेटा, तंत्रिका ऊतक के बारे में या न्यूरॉन के बारे में अगर हम बात करें या तंत्रिका कोशिका की अगर हम बात करें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना बताना चाहती हूं कि ये जो न्यूरॉन होते हैं या तंत्रिका कोशिका होती है ना बच्चे, ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो हमें ये जवाब देना चाहिए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो हमारा न्यूरॉन होता है या फिर तंत्रिका कोशिका होती है। और दूसरी बात तंत्रिका कोशिका के बारे में ये बताती हूं आपको कि जो तंत्रिका कोशिका होती है वो एक उसका विभाजन नहीं होता। ठीक है। हमारे शरीर में बाकी सभी जो कोशिकाएं होती है उन सबका विभाजन होता है, लेकिन तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका की जो सबसे बड़ी विशेषता है, क्या है? तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता। ठीक है। एक बार ये नष्ट हो जाए या एक बार इनकी कोई क्षति पहुंचे, विभाजन नहीं होता। ठीक है। तो एक बार ये नष्ट हो जाए या इनको कोई हानि पहुंचे तो हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि इनकी दोबारा उत्पत्ति हो। ठीक है। तो इसीलिए बेटा हम लोग बोलते हैं ना, जब आप गाड़ी वाड़ी जब चलाते हो, जब आपके पापा या आपके भाई सब जब गाड़ी चलाते हैं, उनसे बोलते हैं ना हेलमेट पहना करो। हम क्यों बोलते हैं इस तरह से? क्योंकि जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है वो हमारे ब्रेन में भी होती है, हमारे मस्तिष्क में भी होती है ना? अगर हमारे मस्तिष्क को कोई क्षति पहुंचती है तो क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का नाश होता है। और आपको पता है, अभी मैंने बताया कि इनका विभाजन नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो दो बातें आज मैंने तंत्रिका कोशिका के बारे में इंपॉर्टेंट बताई। क्या बताई? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, और दूसरी तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं तंत्रिका कोशिका को? अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। तंत्रिका कोशिका। ओके। ठीक है। तो ये दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है बेटा। अब हम आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है जंतुओं में संयमन। ठीक है। जंतुओं में संयमन। चलिए अब हम ये देखते हैं। तो बच्चों मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, आप बताइएगा। ठीक है। तो बेटा, अगर सोचो हमारी जो शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती रहती है ना? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जैव प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो इनमें से कोई भी प्रक्रिया अगर कोई किसी प्रकार से ठीक से काम ना करे, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं पाचन प्रक्रिया। हमारे शरीर की जो है पाचन क्रिया को ही ले लेते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ओके। अब जो बेटा हमारा जो पाचन क्रिया है वो अगर ठीक प्रकार से काम ना करे, ये सवाल आपके लिए है, ठीक प्रकार से काम ना करे तो क्या होगा? आप बता सकते हैं? है?
अगर हमारे जो शरीर की पाचन क्रिया है वो ठीक प्रकार से काम ना करे या उनके उसके प्रवर्तन में कुछ तालमेल में कुछ हो जाए तो क्या होगा? बच्चे, आपको पता है जो हमारे शरीर में जो है आवश्यक पोष जो हम लोग भोजन करते हैं, है ना, उस भोजन को सही प्रकार से क्या करना है, उसको पचना है। वो पचेगा तभी हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलेंगे, है ना। अगर हमारी पाचन क्रिया ही ठीक से काम नहीं कर रही है तो क्या होगा, हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व या पोषण नहीं प्राप्त होंगे, है ना। तो क्या होगा, शरीर को शरीर को आवश्यक पोषण नहीं प्राप्त होगा, है ना, है कि नहीं। अब बेटा सोचो, अगर हमारे शरीर को सही ढंग से कोई पोषण प्राप्त नहीं हो रहा या पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहा तो क्या होगा, आप सोच सकते हो, है ना। हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। अब अगर आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी, अब हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है तो क्या होगा, हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऊर्जा क्या होती है बेटा, हमारे शरीर में या हमारे शरीर से कोई भी कार्य को करने की एक क्षमता होती है, ऊर्जा। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें, हमारे भोजन से, उसके पोषक तत्वों से मिलती है। और ये पोषक तत्व हमारे शरीर में कैसे आते हैं, जब हमारी पाचन क्रिया ढंग से हो। ओके, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरा एक प्रश्न है आपके लिए, वो क्या है कि हमारे शरीर में अगर हमारा वृक वृक यानी किडनीज जो है ना, हमारे जो वृक हैं, हमारे जो वृक जिसे हम किडनीज बोलते हैं, है ना, अगर हमारे किडनीज का कार्य बंद हो गया, अगर हमारे किडनियों का या फिर हमारे वृक्कों का कार्य क्या हुआ, कार्य जो है बंद हो गया, सोचो तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। आपको पता है जो हमारे वृक्क होते हैं वो हमारे रुधिर में, ठीक है, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको रिमूव करते हैं, उनको हटाते हैं, है ना। हमारी शरीर की गंदगी को रुधिर में से हटाते हैं, है ना बच्चे। तो हमारा अगर वृक्क या हमारी किडनियां अगर काम करना बंद कर दे, क्या होगा, हमारे रुधिर में या जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे ब्लड में, है ना, ब्लड या हमारे रक्त में, रुधिर में क्या होगा बेटा, जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, ठीक है, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स बोलते हैं ना हम लोग, उत्सर्जी पदार्थ, क्या होगा, पदार्थ क्या हो जाएंगे बेटा। अगर आप सोचो आपके घर में अगर कचरा है तो आप नियमित रूप से उसको साफ ना करें तो क्या होगा, वो सब क्या हो जाएंगे, एकत्र हो जाएंगे, है ना, एकत्र हो जाएंगे। और एकत्र हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, समस्त जैविक क्रियाएं जो हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, है ना, समस्त जो जैविक क्रियाएं हैं उस पर असर पड़ेगा, है ना, समस्त जैविक क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी। ये बातें क्लियर हो गई मेरे बच्चों को, है ना। यस, तो हमारी पाचन क्रिया हो या श्वसन क्रिया हो या जो हमारे उत्सर्जी पदार्थों को रिमूव करने का जो काम किडनीज ने या हमारे वृक्क ने काम करना बंद कर दिया तो हमारा पूरा शरीर, हमारे पूरे शरीर की जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, वे प्रभावित हो जाएंगी। और आपको पता है बेटा, तो इसीलिए हमारे शरीर में जो जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हैं, वे एक दूसरे से संबंधित है ना, एक दूसरे से संबंधित है। तो सभी जैव प्रक्रियाएं एक दूसरे के साथ तालमेल से, जैसे कि देखो बेटा, आप अपने क्लास में आप सभी कैसे रहते हो, अच्छे से रहते हो, तालमेल से रहते हो, तभी तो आपका क्लास अच्छा चलता है ना। आपके टीचर्स, आपके जो प्रिंसिपल, आपके आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी कैसे रहते हैं, तालमेल से रहते हैं और उचित समायोजन में रहते हैं। तो इसी प्रकार हमारे शरीर की जितनी भी जैविक
प्रक्रियाएं हैं वे कैसे रहते हैं, तालमेल से और उचित समायोजन में होते हैं। इसी कारण एक मनुष्य का शरीर जो है ठीक प्रकार से चल पाता है। अगर नहीं तो क्या होगा, उसमें बीमारियां होंगी, है ना, उसके शरीर में जान नहीं होगी, उसके शरीर में जो है ठीक से अगर जैविक प्रक्रियाएं ना चले तो उसका तालमेल, उसके शरीर का तालमेल खराब हो जाएगा और उसका समायोजन नहीं हो पाएगा। और बेटा तो इसी प्रकार हम जो बोलते हैं, जितने भी जैविक प्रक्रियाएं जो एक दूसरे से तालमेल तथा उचित समायोजन में होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बताइए। ये लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, संयमन कहते हैं। ठीक है, तो शरीर के जैविक प्रक्रियाओं का तालमेल तथा उचित समायोजन को ही हम संयमन कहते हैं। अब ये जो संयमन है हमारे शरीर में, इसको करने के लिए हमारे शरीर में दो प्रकार के क्या होते हैं, सिस्टम्स हैं। ठीक है, इसको करने के लिए दो प्रकार के तंत्र हमारे शरीर में हैं। वो देखते हैं कौन कौन से हैं, वही आज हम लोग इंपॉर्टेंटली पढ़ेंगे इसको। ओके, अब जंतुओं में जो संयमन होता है वो खास तौर पर उसको स्थापित करने के लिए दो तंत्र हमारे शरीर में होते हैं। वे दो तंत्र कौन कौन से हैं, आप जानते हो वे कौन कौन से तंत्र हैं? एक होती है हमारा जो है तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, एक है तंत्रिका तंत्र, जिसको हम अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है बेटा, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं अंतःस्रावी। क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो सिस्टम होता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है बेटा, जिसको हम अंग्रेजी में पता है क्या लिखते हैं, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो बेटा जंतुओं में संयमन दो तंत्रों से होती है, एक तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तंत्रिका तंत्र के बारे में। उसके बाद हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरफ बढ़ेंगे। तो बेटा तंत्रिका तंत्र जो होती है ना, शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण करते हैं। तुम सोचो, आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं, है ना, आपके स्कूल में कौन होता है? प्रिंसिपल होते हैं या हेडमास्टर होते हैं। वे क्या करते हैं? पूरे स्कूल का नियंत्रण उनके हाथ में होता है कि नहीं? बताओ मुझे। आपके स्कूल के जो प्रधान अध्यापक हैं, जो आपके जो जितने भी क्लासेस चलती है या टीचर्स जो वर्क करते हैं, उन सभी का जो नियंत्रण होता है किनके हाथ में होता है? उनके हाथ में, वे हेड हैं वहां के, है ना। तो बेटा इसी प्रकार जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारे शरीर में घटित होने वाली, हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे शरीर में घटित होने वाली, घटित होने वाली, घटित होने वाली समस्त क्रियाएं, समस्त क्रियाओं, समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण, नियमन और नियंत्रण करते हैं। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये है तंत्रिका तंत्र। अब बेटा जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है ना, वो उसके तीन मुख्य भाग होते हैं। तो हम लिखे, तो आपको ये पता लग गया ना कि तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है? शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण। ओके, ठीक है। अब हम लिखते हैं जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारे शरीर में, उसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं तंत्रिका तंत्र के? तीन भाग होते हैं। वे कौन कौन से हैं बेटा? वो है, पहला है मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क, मस्तिष्क जिसे हम ब्रेन कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, ब्रेन। अब देखो दूसरा कौन सा है?
दूसरा है रीढ़ रज्जू। रीढ़ रज्जू, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। हम्म। अब तीसरा है, कौन सा है? तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं, जिसे हम नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व्स कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के तीन भाग होते हैं। पहला भाग हम उसे हम मस्तिष्क कहते हैं, जिसको ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा भाग कौन सा है बेटा? रीढ़ रज्जू होती है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और तीसरा है तंत्रिकाएं, जिसको हम नर्व्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों को? ओके। जरा चित्र भी देखकर आ जाते हैं हम लोग अपने तंत्रिका तंत्र की। चलिए देखते हैं। ओके बेटा, ये देखिए, ये देखो, हमारा जो शरीर का तंत्रिका तंत्र है, दिख रहा है? एक ही पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखो, तंत्रिका तंत्र के तीन भाग होते हैं। ये देखो, सबसे ऊपर ये क्या है? ये हमारा मस्तिष्क है। फिर मस्तिष्क से जुड़ी हुई ये हमारी रीढ़ रज्जू है। ठीक है, रीढ़ रज्जू है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो हमारे किसके अंदर होती है बेटा? हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। ओके, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। और जो हमारे शरीर में पूरे जाल की तरह तंत्रिकाएं फैली होती है। क्या फैली होती है हमारे शरीर में? तंत्रिकाएं फैली होती है। हर तरफ, हमारे बॉडी में हर तरफ तंत्रिकाएं होती है। तभी तो हमारे शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं का ये नियमन और नियंत्रण करते हैं, है ना? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मस्तिष्क की। किसकी बात करेंगे हम लोग? सबसे पहले मस्तिष्क की बात कर लेते हैं, है ना? तो बच्चे, जो हमारा मस्तिष्क होता है, आप देख सकते हो पिक्चर पिक्चर में कि जो है ये एक बहुत ही कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है। कैसा होता है मस्तिष्क हमारा? बहुत कोमल होता है। देखने से ही पता लग रहा होगा आपको, है ना? कितना सॉफ्ट लग रहा है ये देखने में, है ना? तो ये कैसा होता है बच्चे? ये बहुत ही कोमल होता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे शरीर का। इसीलिए तो जब ईश्वर ने हमें बनाया, तो इस ब्रेन को, जो है क्या किया? इसको कपाल में सुरक्षित रखा है। वरना क्या होगा? हम इधर से इधर उधर चलेंगे, जरा सी हल्के से लग जाएगी, हमें चोट लग जाएगी, तो क्या होगा? हमारा जो मस्तिष्क है वो खराब हो जाएगा। उसके अंदर की जितनी भी नर्व सेल्स हैं वो सब डैमेज हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, है ना? तो इसीलिए मस्तिष्क को कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है? कपाल के अंदर। ठीक है, जिसको हम स्कल बोलते हैं। कपाल के अंदर जो है हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है। अब जो हमारा मस्तिष्क है ना, उसका कार्य क्या होता है? आप बताइए मुझे, मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? बता सकते हो आप लोग? हमारे मस्तिष्क का क्या काम है, या हमारे ब्रेन का क्या काम है बेटा? यहाँ पर लिखे हम मस्तिष्क के बारे में। बच्चों ने जो भेज रखा है, यूपीएस बरासा, है ना? ओके, सोन बरासा। ये इस बच्ची का नाम देखिए, बच्चे का जिसका भी है, आप जरा नाम भी बताइएगा। ठीक है, दो तीन बच्चों ने चित्र बनाकर भेजा है नर्व सेल का, न्यूरॉन का। बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत अच्छे से इसको लेबल किया है। आप कृपया इन बच्चों के नाम भी भेजिएगा। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग? हम मस्तिष्क के बारे में डिटेल में देखते हैं। यहां पर हम लिखेंगे मस्तिष्क। मस्तिष्क या ब्रेन। ठीक है। ये कैसा है, मैंने आपको बताया, ये कोमल है। कोमल और महत्वपूर्ण अंग है। अब मैं आपको बताऊंगी ये हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और ये कहां पर सुरक्षित होता है बेटा? ये हमारे कपाल में। कपाल यानी जो आपकी स्कल होती है ना, कपाल जिसको हम अंग्रेजी में स्कल बोलते हैं। आप छू कर देखो अपने सर को, सभी ऐसे पकड़ के देखो, आपको मस्तिष्क मिल रहा है क्या छूने पर?
आप फील कर सकते हो क्या अपने मस्तिष्क को? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो हड्डियां होती है, हमारे कपाल की जो हड्डियां होती है, वो काफी मजबूत होती है, और उसके अंदर ही क्या होते हैं, हमारा ब्रेन सुरक्षित होता है। ठीक है, तो कपाल में सुरक्षित होते हैं, कपाल में सुरक्षित। ठीक है बेटा, ओके। अब जो है हमारा जो मस्तिष्क है, आपको पता ही ये किस किस के काम आता है, क्या क्या करता है। देखो, हम जो सोचते हैं, जो तर्क करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, याद करते हैं, ये जो है बुद्धि का केंद्र होता है। हमारा मस्तिष्क जो है वो क्या होता है बच्चे? बुद्धि का केंद्र होता है मस्तिष्क, है ना। हम बोलते हैं ना, अरे उसका दिमाग तो बहुत तेज चलता है, मेरा दिमाग तो काम ही नहीं करता, ऐसे सब बोलते हैं ना आप लोग कई कई बार मजाक में, है ना। तो बेटा क्या होता है, जो मस्तिष्क होता है वो बुद्धि का केंद्र होता है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो जो मस्तिष्क होता है उसके कार्य में यहाँ पर लिख रही हूँ, जैसे कि सोचना। आप कुछ भी सोचते हो, वो किसकी वजह से होता है? मस्तिष्क की वजह से होता है। तर्क करना, ठीक है, तर्क करना, किसी भी विषय के बारे में तर्क करना। योजना बनाना, योजना बनाना। फिर याद रखना, मेमोराइज करना, है ना, याद रखना, याद रखना। ये कौन से स्कूल से भेजा है? स्कूल का नाम तो नहीं है यहाँ पर, CS कानपुर के बच्चे हैं। गुड, शाबाश। ठीक है, सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, ठीक है, याद रखना। और मैंने आपको बताया कि ये बुद्धि का केंद्र है ना। और यही नहीं, जो हम लोग कान से, मुंह से, नाक से सब कार्य करते हैं ना, क्या क्या कार्य करते हैं हम लोग नाक नाक से, मुंह से, कान से सब? हाँ बताइए। सुगंध, है ना, हमें किसी भी चीज की सुगंध आती है, जैसे कि एक फूल रखा है, एक गुलाब का फूल है, तो आप उसको स्मेल करते हो तो आपको जो है उसकी सुगंध बहुत अच्छी लगती है, उसको आपको सुगंध आती है। वो सुगंध कैसे आती है बेटा? वो हमारे जो ब्रेन है उसी के कारण हमें आती है। ठीक है, सुगंध। फिर श्रवण, हम कुछ भी चीज को सुनते हैं, है ना, हम अपने कानों से, वो ध्वनि कैसे आती है? वो हमारे ब्रेन के कारण ही आती है, श्रवण। रंगों का निर्णय, ठीक है, हम पहचान पाते हैं रंगों को, है ना, रंगों का निर्णय। ये सभी कार्य जो है हमारे ब्रेन के हैं। किसके हैं? हमारे मस्तिष्क के हैं। ये बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? और जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके कई भाग होते हैं। ठीक है, वो सब आप बड़े क्लासों में पढ़ोगे। आप बड़े बड़े क्लासों में जो पहुंचोगे तो मस्तिष्क के बारे में और भी बहुत सारी डिटेल आप पढ़ोगे। तो बस मैं आपको ये बता देती हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि मस्तिष्क के जो है कई भाग होते हैं। वो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, हल्का सा बताती हूँ। ठीक है, तो बेटा मस्तिष्क के जो है ना 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मस्तिष्क के? 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ऐसे ही मैंने एक मस्तिष्क का चित्र यहाँ पर बना दिया। ओके, बस आपकी जानकारी के लिए मैं ऐसे बना रही हूँ उसको। जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा बुद्धि का केंद्र है, बहुत ही कोमल है, कपाल के अंदर सुरक्षित होती है हमारी जो ब्रेन होती है ना। तो ये जो ब्रेन होते हैं ना बच्चे, इस ब्रेन के जो है 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं, सॉरी। तो ये जो 3 भाग है, उनको पता है क्या क्या बोलते हैं? ये जो भाग है ना, जो सबसे आगे वाला भाग है, इसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में फोर ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन। ओके, अब जो बीच में होता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, उसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे? उसको अंग्रेजी में हम मिड ब्रेन बोलते हैं, मिड ब्रेन।
और जो निचला हिस्सा होता है, इसका पीछे का जो भाग होता है, इसको हम पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पश्च मस्तिष्क। ये बेटा आपके पुस्तक में जस्ट इतना दिया हुआ है कि मस्तिष्क के जो है भाग कई है, तो ये मैं आपको ऐसी ही आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, जिसे हिंदी में, इंग्लिश में हाइंड ब्रेन बोलते हैं। ओके बेटा। तृप्ति, वंदना पटेल, वंदना केशरी, खुशबू कनौजिया, नैना, इन सब बच्चों के नोटबुक्स हैं ये। शाबाश, वेरी गुड। शाबाश बेटा। तृप्ति बेटा, वंदना, वंदना केशरी, वंदना पटेल, खुशबू कनौजिया, नैना, ठीक है। यूपीएस कुंडारिया से। ओके बेटा। तो देखिए बेटा, मस्तिष्क के तीन भाग मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करके दिखा दिया आपको। अग्र मस्तिष्क, जिसे फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क, जिसे मिड ब्रेन बोलते हैं, और पश्चिम मस्तिष्क, जिसे हाइंड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये बात पता लग गई सभी को? यस। अब जो है अगला हम पढ़, तो मस्तिष्क के बारे में सबको क्लियर हो गया। अब अगला हम पढ़ेंगे रीढ़ रज्जू के, यूपीएस सोनबारसा। ओके। ओके, अब देखो बेटा, अब अगला पार्ट जो है वो है तंत्रिका। तंत्र का अगला पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, अगला जो उसका भाग है वो है रीढ़ रज्जू। कौन सा है? रीढ़ रज्जू। रीढ़ रज्जू। ओके, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अब बेटा, मानव का जो मस्तिष्क होता है, उसके पीछे का जो भाग होता है ना, मस्तिष्क के, ये जैसे मस्तिष्क है तो इसके पीछे का भाग जो है ना, वो इस प्रकार से होता है, ऐसे। ठीक है, तो कैसा होता है ये? बेलनाकार होता है, खोखली रचना होती है इसकी। तो ये कहाँ पर होती है? ये जो रीढ़ रज्जू होती है ना, ये हमारे मध्य की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके अंदर सुरक्षित रहती है। तो रीढ़ रज्जू जो है कैसी होती है? उसका उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? वो बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार और खोखली रचना होती है उसकी। ठीक है, खोखली रचना होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा मस्तिष्क होता है वो कपाल के अंदर सुरक्षित होता है, उसी प्रकार ये भी काफी सॉफ्ट है, काफी कोमल है। तो ये कहां पर सुरक्षित रहती है पता है आपको बेटा? ये जो है हमारे रीढ़ की हड्डी, ठीक है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित होती है। देखो भगवान ने हमें कितने अच्छे से बनाया है ना। जिन जिन ऑर्गन्स को, जिन जिन अंगों को सुरक्षित रखना है, उनके लिए क्या दिया है? उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है ना। तो बेलनाकार होती है, खोखली रचना होती है जो हमारी रीढ़ रज्जू होती है, और ये रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित होती है। आपको जरा दिखा कर आती हूं मैं, कैसी होती है ये। तो ब्रेन तो देख लिया। अब देखो बेटा, ब्रेन से ही ये निकल रहे हैं। ये देखो, नीचे की तरफ देख रहे हो आप लोग? ब्रेन के पीछे की तरफ निचले हिस्से से निकल रही है। यहाँ पर आप देखो, ये देखो बेलनाकार आकार है इसका, है ना। इसे रीढ़ रज्जु कहते हैं। ये देखो, रीढ़ की हड्डी है ये हमारे शरीर की। देखा सबने? ये हमारे रीढ़ की हड्डी है। आप पीछे जरा छू कर देखो अपने आप को सभी, आप महसूस करोगे अपनी रीढ़ की हड्डी को, है ना। इस रीढ़ के हड्डी के अंदर जो है हमारी रीढ़ रज्जू या हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, वो सुरक्षित होती है। ये देखो, ये देखो आ रही है रीढ़ रज्जू, है ना। ये देखो आप, ऐसे कॉर्ड जैसा, कॉर्ड यानी कि ऐसे धागे जैसा, ये बेलनाकार होती है, खोखली होती है इसकी रचना। ये हमारे रीढ़ के हड्डी के अंदर सुरक्षित होती है। तो ये है हमारा दूसरा भाग। किसका दूसरा भाग? हमारे जो तंत्रिका, तंत्र का दूसरा भाग ये होता है। ठीक है, अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं जरा देख लेते हैं। अब बेटा, इसका जो कार्य होता है ना, ये जो है हमारे समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, क्या करते हैं ये रीढ़ रज्जु, क्या करती है, हमारे शरीर में जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, ठीक है, समस्त अनैच्छिक क्रियाओं, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। ठीक है, अब बेटा ये अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, आपको बता दिया था मैंने पिछली क्लास में, जैसे कि हृदय का धड़कना, हमारे हाथ में नहीं है हृदय का धड़कना, है ना, हम लोग हृदय को धड़का भी नहीं सकते, स्टॉप भी नहीं कर सकते। तो पहला हम बोलेंगे हृदय का धड़कना, आहार नाल का जो प्रवर्तन होता है वो, और जो हमारी रक्त नलिकाएं होती है उनका प्रवर्तन, श्वसन, पाचन, ये सब जो है क्या किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। इन सभी क्रियाओं को करने की क्षमता कौन रखता है, हमारे शरीर की रीढ़ रज्जु या हमारे शरीर की स्पाइनल कॉर्ड करती है ये सब कार्य। ठीक है, अब ब्रेन के बारे में, जैसे जैसे हमारे मस्तिष्क के बारे में मैंने बताया आपको क्या क्या कार्य करती है, हमारे सोचने की क्षमता, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना, बुद्धि केंद्र कहा जाता है उसको। और जितने भी हमारे जो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना, उन सब के कार्य कौन करते हैं, ब्रेन करते हैं, जैसे कि सुगंध, श्रवण, रंगों का निर्णय आदि। और रीढ़ रज्जु जो है समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे कि हृदय का धड़कना, श्वसन, पाचन, आहार नाल का परिवर्तन आदि। अब एक और चीज रह गई इसमें, तंत्रिकाएं रह गई, है ना। तंत्रिकाएं क्या है, नर्व्स है, वो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो अब इतनी बातें आज हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बताई है आपको, सभी घर जाकर पढ़िएगा इस चीज को। अगले जो शनिवार को है जो आपका इसका जो है एमसीक्यू डाला जाएगा, तो अच्छी तरह से आप पढ़कर आइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।